वेलकम टू संदीप स्टडीज़। आज हम बात करेंगे जावा प्रोग्रामिंग के पार्ट नंबर 4 के बारे में। 3 पार्ट में बना चुका हूँ इसकी रिगार्डिंग। और आज का जो टॉपिक रहेगा डेटा टाइप के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। जावा के अंदर किस किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आप देख लीजिए, डेटा टाइप्स 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं बेसिक डेटा टाइप्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप्स। तो जावा दोनों तरीके के डेटा टाइप्स यूज करता है, बेसिक और सेकेंडरी। सेकेंडरी होते हैं जो बेसिक के ही मॉडिफाइड रूप होते हैं या बेसिक का ही यूज करके बनाए जाते हैं। इसके लिए तो किस किस तरीके के डेटा टाइप्स यूज होते हैं उसको एक पूरी टेबल से समझाया हुआ है। सबसे फर्स्ट कि टाइप्स, डेटा का टाइप्स कौन सा है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है और वो कितनी साइज़ यूज़ करता है जो डेटा टाइप्स होता है, और उस डेटा टाइप्स की रेंज कितनी होती है उसको बताता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइट। जो सबसे छोटा होता है वो यूज होता है जो जावा के अंदर बाइट्स होता है। उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0 और उसकी जो साइजिंग होती है वो 8 बिट की होती है। और जो बाइट डेटा टाइप्स होता है उसकी जो रेंज होती है -128 से लेके +127 के बीच होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट डेटा टाइप्स आता है वो आता है शॉर्ट होता है। उसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है और जो साइज़ होती है उसकी 16 बिट होती है। और जो रेंज होती है डेटा की वो होती है माइनस में 32,000 से लेकर 32,768 से लेकर प्लस के अंदर 32,767 तक होती है। अब आप इसमें देखोगे जैसे इसमें 128 था माइनस में और इसमें प्लस में 127 है। इसमें 768 माइनस में है और 767 प्लस में। तो ये क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एक 0 काउंट हो जाता है इसके अंदर। तो रेंज होती है जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं 0, 1, 2, तो इधर लिखोगे तो आप -1, -2, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 0 के इधर 2 वैल्यू और 0 के इधर 2 वैल्यू आप देख रहे हो। तो 0 इधर काउंट हो गया तो प्लस वाली ये वैल्यू होगी और माइनस, तो 0 वैसे न्यूट्रल होता है और इसमें होता है। तो इस वजह से ये -127 तक जाता है। वरना इसकी रेंज देखोगे तो 2⁸, इसको 128 लिखा जाता है। तो पर इसको जब इसकी रेंज होती है प्लस माइनस दोनों तरफ डिफाइन होती है तो इस वजह से 127 तक जाती है जो रेंज होती है। तो जो कुल नंबर्स होते हैं वो 256 हो गए। इस वजह से 2⁸ करोगे तो 256 होते हैं। तो 2⁸ आप देखोगे तो उसकी वैल्यू होती है 256 और उसी से इसकी वैल्यू आप -128 to 127 के बीच में जो जोड़ोगे तो वो टोटल 256 होगी। इसी तरीके से 2⁸16 करोगे तो 65,536 होते हैं। तो 65,535 होते हैं, तो 36 होते हैं। तो इन आप दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसकी रेंज डिफाइन होती है, क्योंकि आधे माइनस है आधे प्लस है और बीच में 0। इसी तरीके से थर्ड जो डेटा टाइप्स होता है वो होता है इंटीजर। इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0 और उसकी भी वैल्यू 32 बिट का यूज करता है। इसी तरीके से आप 2⁵32 करोगे तो इन दोनों का आप डबल करके जोड़ोगे और इसमें एक और जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 42 के कुछ इस तरीके से करके वो टोटल वैल्यू आती है। तो आप इसके अंदर इसकी वैल्यू देखोगे -21, 2 के पेयर में आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 21, 47, 48, 36, 48। इसी तरीके से 21, 47, 48, 36, 47। इससे कम होगा ऊपर वाले से लेकिन रहेगा उसी के लगभग। तो इस तरीके से इंटीजर की ये रेंज होगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में डेटा टाइप्स आता है लॉन्ग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0 और उसका जो साइजिंग होगी वो होगी 64 बिट की। और इसके साथ में इसकी जो रेंज होगी 9, अब 2 के रेंज में आप इसको याद कर लीजिए 92, 23, 37, 20, 36,
और उसके बाद 85, 47, 75 या 808, या आप दो दो के तीन तीन के रेंज से ही भी याद कर सकते हो, जैसे 9, 223, 372, 036, 854, 745, 808, और उससे लेके ये जाएगा प्लस के 9, 223, 372, 036, 854, 775, 807 तक इसकी वैल्यू जाएगी। तो आपको ये डेटा टाइप ध्यान में रखना है, जो रेंज दे रखी है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप्स है हमारे पास में वो बूलियन की वैल्यू आती है ट्रू या फॉल्स के अंदर आती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू लिखी आती है फॉल्स, क्योंकि फॉल्स आएगी तो 0 के लिए फॉल्स यूज़ होगा, और 0 के लिए फॉल्स यूज़ होगा, और ट्रू के लिए 1 यूज़ होगा। आपको ध्यान में रखना है। और ये कितना यूज़ करता है, 1 बिट यूज़ करता है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो सिर्फ ओनली सिंगल डिजिट आता है, तो इसके लिए कितना बिट यूज़ करेगा, 1 बिट यूज़ करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, फॉल्स शो करता है ये। और उसके बाद में जो नेक्स्ट डेटा टाइप्स आता है कैरेक्टर को यूनिकोड के अंदर किस तरीके से लिखा जाएगा आप देख लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0000 शो करता है। जो साइजिंग होती है कैरेक्टर की 16 बिट होती है। तो कैरेक्टर रिप्रेजेंट ऑफ द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ASCII वैल्यू 0 से 255। तो जो इसकी वैल्यू होगी कैरेक्टर की वैल्यू किस रेंज के बीच में होगी। यदि आप कैरेक्टर में कुछ टाइप करना चाहोगे तो 0 से लेकर 255 कैरेक्टर ही टाइप कर सकते हो। 256 होते ही उसके बाद 257 नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1 से काउंट करोगे तो 256 पहुँच जाएगा, और 0 तो 255 होता हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो डेटा टाइप्स होता है फ्लोट को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करता है 0.0f फ्लोट से रिप्रेजेंट करता है। और जो इसकी साइजिंग होती है वो कितनी होती है, 32 बिट की होती है। अप टू 7 डेसिमल डिजिट तक ये वैल्यू देता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद में 7 डिजिट तक इसकी वैल्यू शो करती है डेसिमल के अंदर, फ्लोटिंग के अंदर। और जो डबल डेटा टाइप्स होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0.0 DC, और उसकी जो साइजिंग होती है 64 बिट होती है। उसको अप टू 16 डिजिट डेसिमल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखना है कि जो फ्लोट होता है वो 7 डेसिमल डिजिट तक शो करता है, और जो फ्लोट होता है वो 16 डेसिमल डिजिट तक शो करता है। उसके बाद में पहला जो डेटा टाइप्स आता है उसको हम बोलते हैं बाइट डेटा टाइप। हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, जितने हमने अभी पढ़े हैं उनको हम डिटेल से एक एक को पढ़ेंगे, किस तरीके से उनका यूज होगा और क्या क्या होंगे उसके। बाइट जो डेटा टाइप्स होता है उसकी साइजिंग हमने अभी जानी, 8 बिट की उसकी साइज़ होती है, क्योंकि 1 बाइट हमने पढ़ी थी, तो 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। इस तरीके से टोटल पूरे के पूरे जैसे 1 की वैल्यू ही समझ लीजिए, 4 बिट के जैसे कुछ तो ये 1 की वैल्यू हो गई। तो इसकी 8 बिट साइज़ होती है, और ये पूरा मिला के क्या बन गया, 1 बाइट बन गया। यदि 4 के बनाओगे तो उसको एक निबल बन गया। जैसे 4 बिट का आप एक पेयर बनाओगे तो उसको हम बोलते हैं निबल। बिट्स इट यूज 8 बाइनरी डिजिट्स। बिट क्या होती है, बिट इट यूजेज 8 बाइनरी डिजिट बिट्स टू स्टोर वैल्यू। तो बिट को हम बोलते हैं कि ये 8 बाइनरी डिजिट को एक साथ में वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करता है। उसके बाद में MSB क्या होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपने इस 8 बिट की वैल्यू 1 कर दी, तो इसकी पूरी ही वैल्यू चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यदि यही 1 आपने यहाँ पे किया तब तो इसकी वैल्यू बनेगी 3, तब तो इसकी वैल्यू बनेगी 3। और यदि आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी तब इसकी वैल्यू हो जाएगी आप जैसे 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरीके से हम 2 की पावर 7 के अंदर इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, 128। उसके बाद उसमें एक और
2⁻0 वाला ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 129। अब आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने से इसकी वैल्यू हो गई 129 और यहाँ वैल्यू पुटअप करने से इसका है 3। और यदि इस 1 को यहाँ पुटअप ना करके हमें यहाँ पुटअप कर दो, सपोज करो 5th पोजीशन पे पुटअप कर दो, 5th पोजीशन पे पुटअप करूँगा तो यहाँ पे कितना है 2⁻4, 2⁻4 की वैल्यू कितनी होती है 16, 2⁻4 की वैल्यू कितनी होती है 16 प्लस 2⁻0 एक ये 1 कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 17। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू वो 1 ही है, यहाँ पे भी 1 पुट किया, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया, तो इधर बढ़ते जाते हैं तो ये किस में आते जाते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, कि यहाँ वाली जो बिट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यहाँ वाली जो बिट है इधर चलते जाते हैं तो वैल्यू कम होती चलती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यही चीज़ इसमें समझाई हुई है कि 2 की पावर उसके बीच में जो 7 बिट है, पहली लास्ट बिट है वो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का रोल प्ले करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं शुरू के अंदर और ये वाली लास्ट बिट है, तो जो लास्ट बिट आती है जिधर से कैलकुलेशन करते हुए तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है। 0 फॉर पॉजिटिव, यदि ये वाली लास्ट जो बिट है वो 0 है तो जो वैल्यू है उसकी क्या है पॉजिटिव है, और यदि 1 है तो उसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव है। द रिमेनिंग 7 बिट हैविंग रेंज वैल्यू फ्रॉम -128 to 127, तो जो 2⁸ बिट इसकी वैल्यू ये होल्ड करता है, तो आप उसके अंदर आप देखोगे तो उसमें से जो वैल्यूज़ रेंज वैल्यू लेता है वो 2⁷ के अंदर ही लेता है, और जो लास्ट वाली जो बिट होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। यदि जो बाइट का मान नेगेटिव है तब तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यदि बाइट का मान पॉजिटिव है तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू बाइट के अंदर 0 है तो पॉजिटिव होगी और 1 है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। रेंज से ज़्यादा वैल्यू पुट करने पर एक कंपाइलर एरर अकर शो कर देगा। यदि आप इसके अंदर उसकी रेंज से ज़्यादा वैल्यू पुटअप करोगे तो वो क्या कर देगा, यदि आपने बाइट डेटा टाइप यूज़ किया है और उसके बाद उसके में आप इस रेंज से ज़्यादा कोई भी डेटा टाइप करने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या कर देगा कंपाइल टाइम एरर शो कर देगा। जैसे आप प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करने की कोशिश करोगे तब उसमें क्या शो कर देगा एरर शो कर देगा, तो आपको वो ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे कैरेक्टर कोड हिस्ट्री। तो कैरेक्टर कोड हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे ASI सबसे फर्स्ट, ASI की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, जैसे ASI 7 ASI 8 दोनों की हम बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट ASI 7 के अंदर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो कैरेक्टर कोडिंग्स होती है पहले 7 यूज़ होती थी, आजकल ज़्यादातर 8 यूज़ होती है, और अभी रिसेंट के अंदर यूनिकोड ज़्यादा यूज होने लग गया। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसको पब्लिश किया गया था, फर्स्ट टाइम पे पब्लिश हुआ था ये 1963 के अंदर। 1963 के अंदर फर्स्ट टाइम पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 7 पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर 7 बिट थे। 7 का मतलब 7 बिट थे। फिर इसको बनाया 8 बिट। तो बिट टू रिप्रेजेंट 128 कैरेक्टर इंक्लूडिंग लेटर डिजिट्स पंक्चुएशंस मार्क एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स। तो जो पहले था उसके अंदर इतने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि उसके अंदर आप लेटर्स वगैरह भी हो, पंक्चुएशंस मार्क्स वगैरह भी यूज़ कर सको। पंक्चुएशंस मार्क्स वगैरह ये कहलाते हैं जैसे कि आप हैश वगैरह यूज़ कर रहे हो, सिम्बल्स बोलते हैं उनको, पंक्चुएशंस मार्क्स बोलते हैं। कंट्रोल कैरेक्टर्स हो गए, और इनका यूज़ कर सकते हैं हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 8 का मतलब कि 8 बिट पे है ये, और 7 का मतलब कि 7 बिट पे है। उसके बाद में थर्ड आया जो कैरेक्टर कोडिंग्स का यूनिकोड। इन द 1991 16 बिट फॉर द कैरेक्टर कांस्टेंट। तो जब 1991 के अंदर यूनिकोड जनरेट हो चुका था, और जो जावा बनी है वो बनी है कब 1995 के अंदर। तो जो जावा के अंदर जो यूज़ होता है वो यूनिकोड यूज़ होता है।
तो आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो यूनिकोड की यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। जो यूनिकोड होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सी का कैरेक्टर्स हो गए, उसके बाद में एनकोडिंग्स हो गए कोड से, और स्टैंडर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यूनिकोड एम टू रिप्रेजेंट एवरी कैरेक्टर फ्रॉम एवरी लैंग्वेज। तो यूनिकोड का मेन जो लक्ष्य है वो रिप्रेजेंट करना जो एवरी कैरेक्टर्स हो गए, जो एवरी लैंग्वेज, हर भाषा से उसका जो कैरेक्टर्स है उसको रिप्रेजेंट कर पाए। यूनिकोड का मेन एम यही है। जैसे कि हम आज के टाइम पे आप देखोगे प्रोग्रामिंग आपकी इंग्लिश में की होती है कोई प्रोग्राम्स, पर वो हिंदी को भी सपोर्ट करता है, उर्दू को भी सपोर्ट कर जाता है, लेकर लोकल लैंग्वेज गुजराती को भी सपोर्ट कर जाता है, बांग्ला हो उनको भी, तो वो इसी वजह से सपोर्ट कर जाता है क्योंकि उसमें यूनिकोड होता है, तो इसमें डिफ़ाइन किया हुआ होता है सबको, बस आपको उसका फ़ॉन्ट डालना होता है और वो उसको सपोर्ट कर जाता है। इट प्रोवाइड कैरेक्टर्स एंड इट्स इन इट वैल्यू। तो ये क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, कैरेक्टर्स को उसकी वैल्यू के साथ में, इंटीजर वैल्यू के साथ में प्रोवाइड करवाता है। जो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होता है उसके एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ में उसको, इंटीजर वैल्यू के साथ में उसको असाइन कर दिया जाता है, तो उसी से वो रिप्रेजेंट करके शो करता है। जैसे आप कभी कभार देखते होंगे कि आप देखते होंगे कि ए है उसकी वैल्यू 65 लिखी हुई आती है, तो वो इसीलिए लिखी हुई आती है। जैसे छोटा ए होता है उसकी वैल्यू आप 97 वगैरह देखते हो, तो वो इसीलिए देखते हो आप क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू यूनिकोड के अंदर डिफ़ाइन की हुई थी वो। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है कि इसकी 65 क्यों होगी, क्योंकि 64 तक पहले किसी पर्पज़ के लिए होल्ड किए हैं, उसके बाद में नंबर्स के लिए होल्ड किए हैं, उसके बाद में 65 से कैरेक्टर चालू हैं, तो कैरेक्टर के अंदर सबसे फर्स्ट होता है ये आता है, तो उसको 65 प्रेजेंट किया हुआ है। तो यही इंटीजर की वैल्यू के साथ में कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया जाता है। मैनी टाइप्स लाइक्स जैसे UTF-8, UTF-16, UTF-32। तो मैनी टाइप्स के लाइक्स हो गए, जैसे कि UTF-8 हो गया, UTF-16 हो गए, UTF-32 टाइप यूनिकोड कैरेक्टर्स आप देखते हो। लेकिन जो UTF क्या होता है, जैसे UTF के आप देखोगे यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, और ये होता किससे है, जो UTF होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट सिस्टम्स होता है, इससे होता है। दिस मैप यूनिकोड टू द सीक्वेंस ऑफ बाइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ टेक्स्ट डेटा। जो ये मैप करता है यूनिकोड के जो कोड होते हैं सीक्वेंस और बाइट्स को, किससे, प्रोसेसिंग करके डेटा, टेक्स्ट डेटा से। जैसे UTF-8 है तो UTF-8 का मतलब आप देखते हो 8 बिट यूज़ हो रहा है, UTF-16 का मतलब है कि UTF-16 बिट यूज़ हो रहा है इस तरीके से। UTF-30 यूज़ फिक्स विड्थ ऑफ 32, इस तरीके से 8 बिट के 4 इसके अंदर पूरे वो आ जाएंगे प्रोसेस, तो वो इस तरीके से सपोर्ट करता है। जावा इज यूजेज बाय डिफ़ॉल्ट UTF-16। तो जावा के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं या उनके होते हैं, तो वो प्रोसेसिंग इतनी वैल्यू वो एक साथ में करता है UTF-16, मतलब कि उसके अंदर आप देखोगे तो 2 बाइट एक साथ में वो प्रोसेसिंग कर रहा है कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि 8 बिट की 1 बाइट हो गई और फिर 1 बिट की, तो 16 बिट की बाइट बनती है, तो वहाँ पे जो जावा यूज़ करता है UTF-16 यूज़ करता है। तो ये सबसे फर्स्ट वाला था बाइट के रिगार्डिंग। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप्स। जो कैरेक्टर होता है तो उसकी जो आप रेंज देखोगे, इसकी साइजिंग होती है 16 बिट की। जो कैरेक्टर्स की साइज़ होती है 16 बिट की, तो आप इसकी जो रेंज देखोगे वो 0 से लेके 65,535 तक, क्योंकि 0 भी काउंट हो गया और 65,535 तक। अब उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, 65,535, तो 2 से डिवाइड करोगे तब माइनस आधे 32,768 इधर आ जाएगा और 32,767 इस साइड आ जाएगा, जो एक रेंज डिफाइन करते हैं। और टोटल हो गई 0 से 65,536, क्योंकि 2 की पावर 16 का आप यदि कैलकुलेटर से निकालोगे तो ये आएगा 65,536।
अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 काउंट हो गया, तो ये एक कम कर देता है इससे। यूनिकोड रिप्रेजेंटेशंस UTF-16 एनकोडिंग स्कीम, जो यूनिकोड का, और ये 16 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 16 UTF-16 यूज़ हो रहा है, 16 बिट यूज़ हो रहा है, इसलिए हम 16 ले रहे हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट एस्केप सीक्वेंस की हम बात करें तो जैसे टैब यूज़ करने के लिए इस तरीके का आप सीक्वेंस यूज़ करते हो, न्यू लाइन यूज़ करने के लिए आप इस तरीके का सीक्वेंस यूज़ करते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें कैरेक्टर लिटरल्स की, तो ये हो गया, परसेंटेज हो गया, सेवन हो गया, तो ये क्या है, कैरेक्टर के लिटरल्स हो गए। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो कैरेक्टर ऑपरेशंस की बात करें तो लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये कैरेक्टर ऑपरेशंस हो गए। तो जो कैरेक्टर लिटरल्स हो गए ये कैरेक्टर लिटरल्स कहलाते हैं। कैरेक्टर ऑपरेशंस, ये कैरेक्टर के ऑपरेशंस होते हैं। एस्केप सीक्वेंस ये यूज़ करते हैं। तो कैरेक्टर के डेटा टाइप्स किस तरीके से डिफाइन होते हैं। थर्ड जो डेटा टाइप्स हैं उसकी हम बात करें तो हम वो यूज़ करते हैं शॉर्ट डेटा टाइप। जैसे हम 4 तरीके के पढ़ते हैं, शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट का लॉन्ग से ऊपर देखोगे फ्लोट, और फ्लोट से ऊपर देखोगे आप डबल। तो 4 टाइप के आप नंबर डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो सबसे छोटा आता है इसके अंदर शॉर्ट डेटा टाइप, जिसकी साइजिंग होती है 16 बिट इन साइजिंग 2 बाइट। 8 बिट का 1 बाइट होता है, तो इसलिए 16 बिट का कितने बाइट हो गए, 2 बाइट होंगे। इसके बाद हम इसकी रेंज देखें वैल्यू की, फ्रॉम -32,768 टू 32,767 तक। तो इसकी आप वैल्यू देखोगे तो -2⁻15 टू 2⁻15 -1, तो 2⁻15 से लेकर माइनस कर दिया, तो उससे एक माइनस कर दिया। तो इसी तरीके से 2⁻16 करोगे तो ये टोटल आ जाएगा और उसका आधा हो जाता है। तो इसी तरीके से इसको -2⁻15 से तक यूज करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और उससे कम कर दोगे तो ये वैल्यू आएगी। इट हैज़ द टोटल ऑफ 65,536 2⁻16 पॉसिबल वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो शॉर्ट की होती है 0 होती है। इसके बाद में आप देखोगे यूजेज, इट इज़ लेस कॉमनली यूज कंपेयर टू इंटीजर एंड लॉन्ग ड्यू टू इट्स स्मॉलर रेंज। जो इसका आप यूजेज देखोगे तो वो बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे लॉन्ग वगैरह हो गए, डबल हो गए या फ्लोट हो गए, तो उसके अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। इसका भी यूज़ होता है शॉर्ट का। आज सपोज करो कि आपके पास में कोई छोटी सी रेंज का डेटा है, तो उसके लिए आप इसका शॉर्ट का यूज़ कर सकते हो कि आपकी इसकी रेंज से बाहर जाएगा ही जाएगा नहीं, कि 16 डिजिट से बाहर जाएगा नहीं, तो इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो इस रेंज में डिफाइन करने के लिए। लेकिन कुछ आपका डेटा बड़ा है, तब उस कंडीशन के अंदर आप, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह होते हैं, वो शॉर्ट से डिफाइन हो सकते हैं, या फिर और कोई एम्प्लॉय आईडी वगैरह डिफाइन करनी हो वो शॉर्ट से डिफाइन हो सकती है, छोटी मोटी चीज़ें जो डेटाबेस बनाते हैं उसके अंदर। तो इसके लिए हम शॉर्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि 10 डिजिट का होता है और 10 डिजिट से वो बाहर जाएगा, तो उसके लिए हम शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो यूज़ है लेस कॉमनली यूज्ड है कंपेयर टू इंटीजर एंड द लॉन्ग। जो इंटीजर हो गया वो लॉन्ग के मुकाबले शॉर्ट के बाद में इंटीजर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यूज करते हैं इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर जो डेटा टाइप्स होता है उसकी साइजिंग होती है, द इंटीजर डेटा टाइप इज़ ए 32 बिट साइन टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। जैसे 4 बाइट्स का होता है, जो इंटीजर जो डेटा टाइप्स होता है वो कितने का होता है, 4 बाइट का डेटा टाइप्स होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना, जो इंटीजर का जो डेटा टाइप्स होता है वो कितने का होता है, 32 बिट का यूज करता है, और उसके अंदर 2 कॉम्प्लीमेंट इंटीजर 4 बाइट्स के होंगे। 32 बिट्स के होंगे तो 8 बिट के आप बनाओगे तो उसके अंदर 4 बाइट्स बन जाएंगे टोटल। तो इसकी जो इंटीजर की जो रेंज होती है वो शॉर्ट से डबल होगी। तो आप इसके अंदर जो देखोगे तो इसकी रेंज बन जाएगी -2 की पावर
31 टू 2 की पावर 31 -1। तो इसकी जो वैल्यू आप देखोगे 21, 47, 48, 36, 48 से लेकर 21, 40, 7, 48, 36, 47 तक हो जाएगा। तो आप इसको 2 के पेयर में याद कर सकते हो, तो ताकि याद करने में ये आसान रहे आपको। इट हैज़ ए टोटल ऑफ 32, 2 की पावर 32 अप्रोक्सीमेट, जिसकी वैल्यू आप देखोगे 4.29 बिलियन पॉसिबल वैल्यूज़। तो जो आप इसकी जो रेंज देखोगे इंटीजर की, तो वो रेंज 2 की पावर 32 की आप जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू पहुंच जाती है 4.29 बिलियन तक पॉसिबल। तो इतनी वैल्यू इसकी पहुंच जाती है, तो पॉसिबल वैल्यू बन जाती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप चेक करोगे तो उसकी कितनी हो जाएगी? डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उसकी 0। जो इंटीजर होती है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। और फ्लो आप उसका चेक करोगे तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इंटीजर नम 214, 748, 36, 48 होता है। तो और फ्लो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इंटीजर नंबर्स का आप चेक करोगे तो उसका कितना हो जाएगा? 21, 47, 48, 36, 48 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग डेटा टाइप्स। जो लॉन्ग डेटा टाइप्स हैं उसकी हम बात करें तो उसकी साइजिंग कितनी होती है? 64 बिट साइन टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर्स। जो साइजिंग होगी 64 बिट साइंड होगी टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर्स, जिसके अंदर क्या यूज़ होगा? 8 बाइट यूज़ होगा। जो लॉन्ग डेटा टाइप्स होता है तो उसकी जो साइजिंग होती है वो कितनी होती है? 8 बाइट की होती है। क्योंकि टोटल 64 बिट यूज़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो लॉन्ग का डेटा टाइप्स होगा तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 64 बिट की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग 8 बाइट का हो जाएगा। अब इसकी रेंज वैल्यू आप देखोगे तो -2 की पावर 63 टू 2 की पावर 63 -1। तो इसको आप वैसे देखोगे तो 9, 223, 372, 0, 36, 854, 775, 808 से लेकर 9, 223, 372, 0, 36, 854, 775, 807 तक हो जाएगी। तो आपको ये रेंज ध्यान में रखनी है कि लॉन्ग की रेंज कितनी होती है, उसकी इंटीजर की रेंज कितनी होती है, शॉर्ट की रेंज कितनी होती है। इट हैज़ ए टोटल ऑफ 2 की पावर 64 अप्रोक्सीमेटली 9.22 क्वांटिलियन पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगे। तो जो आप इंटीजर की वैल्यू आप देख रहे थे तो 4.29 बिलियंस वैल्यू है। यदि उससे ज़्यादा आपकी वैल्यूज़ जा रही हैं तब इंटीजर का जो डेटा टाइप्स है वो फेल हो जाएगा। आपको जैसे बिलियंस 4.29 बिलियंस का मतलब आप समझ सकते हो कि 429 करोड़ 430 करोड़ से ज़्यादा कोई भी डेटा आप स्टोर करवा रहे हो, तब इंटीजर का जो यूनिक वैल्यू है वो फेल हो जाएगी वहाँ पे, तब इंटीजर काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा? लॉन्ग चूज करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से लॉन्ग की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्वांटिलियन के अंदर चली जाएगी 9.1, तो जो बहुत ज़्यादा होती है आप देखोगे तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप देखोगे तो जो लॉन्ग होता है 0 L से रिप्रेजेंट किया जाता है। L है तो मतलब कि लॉन्ग से रिप्रेजेंट कर रहा है, या 0 स्मॉल l से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब डेटा टाइप्स वैसे हमने पढ़े थे शुरू के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो डेटा टाइप्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक प्रीमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे होते हैं नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। प्रीमिटिव डेटा टाइप्स आप देखोगे तो वो फिर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बूलियन डेटा टाइप्स प्रीमिटिव के अंदर, दूसरे होते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। बूलियंस होते हैं जो 0, 1 पे ओनली 1 बिट पे काम करते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स हो गए 1 बिट पे काम करते हैं। किसी की वैल्यू आपको यस या नो वाले आंसर्स होते हैं वो बूलियन डेटा टाइप्स मान सकते हैं आप उसके अंदर, कि उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो यस होगा, यदि फॉल्स हुई तो उसकी वैल्यू नो होगी। तो इस तरीके का जो डेटा टाइप्स हो गए बूलियंस हो गए। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर हम देखेंगे
न्यूमेरिक डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं, फिर एक कैरेक्टर्स और दूसरे होते हैं इंटीजर टाइप्स के। इंटीग्रल बोलते हैं जिसे, क्योंकि इंटीजर तो एक अपना फिर से भाग हो गया। कैरेक्टर डाटा टाइप्स को हम देखेंगे तो जिसके अंदर कैरेक्टर यूज होते हैं, तो कैरेक्टर जो डेटा टाइप्स है वो हो गया। और उसके बाद में दूसरा के इंटीग्रल्स के अंदर फिर दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटीजर हो गया और दूसरा होगा फ्लोटिंग पॉइंट के टाइप्स हो गए। जैसे पॉइंटों वाले हो गए उनको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, और जो नॉर्मल्स होते हैं उसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर फिर चार टाइप्स का होता है, एक हो गया बाइट, सेकंड हो गया शॉर्ट, थर्ड हो गया इंटीजर इंट, और फोर्थ हो गया लॉन्ग। जो इंटीजर्स हो गए उसके अंदर भी 4 टाइप्स के यूज होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आप देखोगे तो वो भी 2 टाइप्स के यूज होते हैं, एक फ्लोट यूज होता है, दूसरा डबल यूज होता है। तो आप देखोगे फ्लोट और डबल 2 टाइप्स के यूज होते हैं इसके अंदर, फ्लोट और डबल यूज करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हम देखेंगे जैसे स्ट्रिंग यूज होता है, एरे यूज होते हैं, ये दोनों नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जिनको जनरेट किया जाता है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पहले से डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, नॉन प्रिमिटिव बनाए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं यूज़र्स के द्वारा। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जो अगला जो डेटा टाइप्स है हमारे पास में है फ्लोट डेटा टाइप्स। जो फ्लोट का डेटा टाइप्स है वो किस तरीके से बिहेव करता है उसकी हम बात करते हैं। फ्लोट डेटा टाइप्स की बात करें तो उसकी साइजिंग जो फ्लोट डेटा टाइप्स होता है वो कितने बिट यूज़ करता है, 32 बिट यूज़ करता है। 32 बिट का मतलब 4 बाइट्स वो यूज़ करता है इन ए मेमोरी। तो जो फ्लोट का जो डेटा टाइप्स है कितना यूज़ करेगा, 4 बाइट्स यूज़ करेगा, 32 बिट्स होते हैं। अब 32 बिट्स को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया, जिसमें से पहले 24 बिट्स के इसके क्या काम करते हैं, मंतीसा का काम करते हैं, और नेक्स्ट 8 बिट किसका काम करते हैं, एक्सपोनेंशियल का काम करते हैं, एक्सपोनेंट कह सकते हैं उसको। अब ये मंतीसा और एक्सपोनेंट क्या होते हैं इसकी हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट इसकी रिगार्डिंग वो दे रखा उसकी बात कर लेते हैं। रेंज की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी रेंज होती है 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 45 टू लेकर 3.4 इंटू 10 की पावर 38 तक, जिसकी वैल्यू आप देखोगे 2 की पावर 24 टू 2 की पावर 24 पॉजिटिव प्रिसिएशन ऑफ अप्रोक्सीमेट 6 to 7 सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट तक इसकी वैल्यू जाती है। जो डेसिमल के साथ में जो डिजिट शो करते हैं वो 7 डिजिट तक इसकी वैल्यू जाती है। यदि इसकी रिगार्डिंग हम लिटरल्स की बात करें रिप्रेजेंट करने के अंदर, तो छोटा एफ या स्मॉल एफ के सुफिक्स के साथ में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो फ्लोट होता है उसके साथ में ऐप लगा के शो किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी आप वैल्यू देखोगे तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.0 ऐप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। और फ्लोट की आप मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करना चेक करना चाहते हो तो आप उसको चेक कर सकते हो फ्लोट डॉट मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू वो दिखा देगा उससे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। जो इस रेंज है उसकी अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम रेंज वो उसमें फ्लोट में दिखा देगा। आप यदि प्रोग्राम से चेक करना चाहते हो तो प्रोग्राम के अंदर फ्लोट डॉट मैक्स वैल्यू आप टाइप करोगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखा देगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट डेटा टाइप्स होता है वो यूज़ होता है डबल डेटा टाइप, जिसकी साइजिंग यूज़ होती है 64 बिट, जिसको बाइट्स में कन्वर्ट करोगे तो 8 बाइट का डेटा टाइप्स यूज़ करता है डबल, जिसमें से पहले 48 बिट मंतीसा का काम करते हैं और नेक्स्ट 16 बिट किसका काम करते हैं, एक्सपोनेंट का काम करते हैं। ये इसकी मैं रेंज की मैं बात करूं तो इसकी रेंज अप्रोक्सीमेट होती है माइनस के 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 324 टू लेकर 1.8 इंटू 10 की पावर 324 होती है। तो आप इसकी वैल्यू आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा होती है डबल के अंदर। 10 की पावर 324 का मतलब आप समझते हो कि 10 के आगे 10 की पावर 1 होती है तब 1 होती है, 10 की पावर 2 होती है तो 1 के आगे 2 जीरो हो जाते हैं, 10 की पावर 3 होते हैं 1 के आगे 3 जीरो हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो 10 की पावर 324 का मतलब होता है कि 1 के आगे 324 जीरो, तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है।
लिटरल रिप्रेजेंटेशंस आप देखोगे तो स्मॉल डी या कैपिटल डी सुफिक्स से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सुफिक्स का मतलब कि लास्ट के अंदर जो वैल्यू होती है इसके आगे डी लिखा हुआ होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप देखोगे तो 0.0 या 0.0 डी या कैपिटल 0.0 डी से शो किया जाता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये आपको दिखाती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेमिंग रूल। नेमिंग रूल क्या होता है? ए वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस। जब कोई वेरिएबल्स होता है उसका नेम मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे डेटा कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशंस, चेंज होता रहता है, वो नेमिंग रूल से रिलेटेड है। वेरिएबल मस्ट बिगिन विथ ए लेटर। जो वेरिएबल्स होगा हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए? या तो ए लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर या डॉलर साइंस होगा। तो जो वेरिएबल होगा उसका जो नेमिंग का रूल्स होगा, मतलब वेरिएबल हम ऐसे कोई नाम नहीं दे सकते। यदि डेटा को हम चेंज कर रहे हैं तो उसका नाम, उसकी लोकेशन को हम चेंज कर रहे हैं वेरिएबल की कि कहाँ पे डेटा है एग्जीक्यूशंस के टाइम पे, तो उसका एक पर्टिकुलर रूल होगा, तो उसको हम बोलते हैं नेमिंग रूल की वेरिएबल्स को नेमिंग करना। तो जो वेरिएबल स्टार्ट होना चाहिए या तो एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या एक अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर डॉलर साइन होना चाहिए, उसकी एंड में डॉलर का साइन होना चाहिए। सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स कैन बी लेटर डिजिट अंडरस्कोर या डॉलर साइन। तो सब्सिक्वेंसली आप देखोगे तो कैरेक्टर्स के लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए? या तो कोई लेटर होना चाहिए या कोई डिजिट होना चाहिए या कोई अंडरस्कोर या फिर डॉलर का साइन होना चाहिए जब भी आप उसमें यूज़ कर रहे हो, या उसमें आप स्पेस वगैरह ये सब कुछ यूज़ नहीं कर सकते, अदर साइन आप यूज़ नहीं कर सकते। तो उसने डिफ़ाइन कर दिया, उसी से आपको चूज करने पड़ेंगे। वेरिएबल कैन नॉट बी ए जावा कीवर्ड। जो वेरिएबल होता है वो एक जावा कीवर्ड नहीं। आपको ध्यान में रखना है कि वेरिएबल पर्टिकुलर आप डिफाइन कर रहे हो कुछ भी, जैसे आपको कोई भी वेरिएबल का नाम बनाना है अपना, सपोज करो आपकी क्लास है और क्लास 7th क्लास है, तो आपको पहले क्लास 7th आप उसके अंदर लिख चुके हो। अब आपको दोबारा से इसी के रिगार्डिंग क्लास दूसरी स्कूल की क्लास है, तो उसके साथ में आप या तो उसके पीछे ये लगा दोगे अंडरस्कोर, तो अब ये दूसरा नेमिंग हो गया, दूसरा नेम हो गया। या यहाँ पे आप डॉलर का साइन लगा दोगे तब भी ये दूसरा हो गया। और इसमें जो के यूज़ कर रहे हो छोटा बड़ा, तो ये केस सेंसिटिव होता है। यदि कैपिटल के सी यूज़ कर दिया तब ये दूसरे की तरह बिहेव करेगा, छोटा यूज़ कर दिया तब ये दूसरे की तरह बिहेव करेगा। तो वेरिएबल कैन नॉट बी ए जावा कीवर्ड। तो जो वेरिएबल्स का आप नाम डिफाइन कर रहे हो एक जावा कीवर्ड नहीं है। जैसे जावा कीवर्ड मैंने बताए थे कि टोटल 50 कीवर्ड्स के रिगार्डिंग हमने बात की थी, जैसे डू, वाइल्स वगैरह, दिस, ये हो गए। तो कहाँ यूज़ होते हैं उनके रिगार्डिंग बताए। लाइक वेरिएबल नेम कैन नॉट बी ए रिजर्व्ड जावा कीवर्ड। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल्स का नेम है वो जावा कीवर्ड की जो रिजर्व्ड हैं पहले से उनकी तरह यूज़ नहीं कर सकते। सपोज करो पहले से हमारे पास में दिस नाम का कीवर्ड है, अब आप इस दिस नाम का कीवर्ड की कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। अब इसके पीछे यदि आपने अंडरस्कोर यूज़ कर दिया तब एक वेरिएबल आप बना सकते हो। ये इसके साथ में आपने डॉलर साइन यूज़ कर दिया तब एक वेरिएबल बन जाएगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि डॉलर साइन यूज़ कर लिया, अंडरस्कोर यूज़ कर लिया, ये दिस के साथ में और कोई लेटर यूज़ कर लिया या ABC कुछ भी ये दिस कर दिया तब ये दूसरा नेम हो गया, तब वो कीवर्ड ही नेम यूज़ नहीं हुआ। लेकिन सेम नेम दिस नाम का वेरिएबल आप नहीं जनरेट कर सकते, यह आपको ध्यान में रखना होगा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कीवर्ड पहले से उसके अंदर डिफाइंड है उसकी डिक्शनरी के अंदर। जैसे ही आप
उसको डिफाइन करने की कोशिश करोगे कंपाइलर टाइम पे, वो क्या करेगा, उसको एज ए कीवर्ड यूज़ करेगा और उसमें कंपाइल टाइम पे उसमें क्या शो कर देगा, एरर शो कर देगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सच एज ए इंटीजर डबल क्लास पब्लिक स्टैटिक ईटीसी। तो जो कीवर्ड होते हैं, जो जावा कीवर्ड्स के साथ में जैसे कि हो गया इंटीजर्स हो गया, डबल्स हो गया, क्लास पब्लिक्स हो गए, स्टैटिक्स, कैसे डिफाइन कर रहे हो आप। जो वेरिएबल्स उसको पब्लिक रखना चाह रहे हो, प्राइवेट रखना चाह रहे हो, उसका जो डेटा टाइप है इंटीजर रखना चाह रहे हो, डबल रखना चाह रहे हो, ये सब उसके साथ में आप डिफाइन कर सकते हो कि मतलब कि आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हो। जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जो फील्ड वगैरह बनाते हैं, तो फील्ड्स के अंदर जो एट्रीब्यूट बनाए जाते हैं, तो ये एट्रीब्यूट्स के रूल बता रहा है कि वो जो वेरिएबल्स आपने बनाया है तो उसका क्या होगा, उसके क्या रूल्स होंगे, वो आपको ध्यान में रखने हैं। एक और भी इसके रिगार्डिंग ये केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कैपिटल सी और स्मॉल सी को दोनों को अलग अलग काउंट करता है, ये केस सेंसिटिव का मुद्दा है इसके अंदर। केस इनसेंसिटिव के अंदर होता है कि चाहे वर्ड कैपिटल के अंदर हो चाहे स्मॉल के अंदर हो, दोनों तरीके से वो सी ही काउंट होता है केस इनसेंसिटिव के अंदर। जैसे एसक्यूएल आप लैंग्वेज देखोगे वो केस इनसेंसिटिव है, तो उसके अंदर आप यदि टाइप करते हैं कैपिटल टाइप करते रहो, भले ही टाइप कर चलते चलते उसमें स्मॉल टाइप करना शुरू कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अंदर इससे फ़र्क पड़ता है। आप जो वेरिएबल्स वगैरह का जो नाम बना रहे हो तो उसके अंदर ये केस सेंसिटिव है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सपोज करो मेरा नाम संदीप है, यदि मैंने स्मॉल SANDWP लिखा तो ये नाम अलग काउंट करेगा, और कैपिटल SANDWP लिखा तो इस नाम का वेरिएबल अलग काउंट करेगा ये। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। यदि वेरिएबल मैं उसको बना रहा हूँ तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, यही केस सेंसिटिव कहलाती हैं। नो स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने मेरा पूरा नाम लिखा संदीप कुमार आदिल टीचर लिख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेगा, जो बीच के अंदर हम अपना नाम देते हैं उसमें बीच में स्पेस देते हैं, ये स्पेस अलाउ नहीं करता, ये फिर वेरिएबल नहीं बनेगा, इसको खारिज कर देगा। या उसके साथ में कोई भी @ लगाना चाह रहा हूँ, @ संदीप लिखूँगा ऐसे, अब भी ये वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल्स का रूल यही कहता है कि उसके साथ आप ओनली $साइन यूज़ कर सकते हो या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, इन्हीं दो में से आप यूज़ कर सकते हो। तो यदि आप जैसे संदीप के पहले मैंने अंडरस्कोर यूज़ कर लिया तब ये वेरिएबल्स हो गए, या फिर उसके पहले मैंने $का साइन यूज़ कर लिया SANDWP ऐसे मैंने लिख दिया, तब भी ये क्या होगा, एक वेरिएबल्स होगा। लेकिन इसके साथ यदि मैंने हैज यूज़ कर दिया तो ये अलाउ नहीं करेगा। ये उसमें सिर्फ दो को ही डिफाइन किया, $, और अंडरस्कोर, तो उन्हीं को ये अलाउ करेगा, बाकी को नहीं अलाउ करेगा वेरिएबल्स के अंदर। बाकी स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। कैन नॉट बी द सेम ऑफ द प्री डिफाइंड जावा क्लासेज या इंटरफेसेस। जो पहले से जावा की प्री डिफाइंड जो क्लासेज हैं या उसका जो इंटरफेस है उसके रिगार्डिंग कोई भी वर्ड आता है और उसको पहले से आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो आप उससे सेम टू सेम मिलता जुलता आप क्या नहीं बना सकते, वेरिएबल्स का नेम नहीं कर सकते। तो नेमिंग रूल में आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी वेरिएबल्स का नेमिंग नाम बनाते समय क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, कि आप जो भी वेरिएबल्स बना रहे हो उसके साथ में अंडरस्कोर, $साइन और लेटर तीन ही चीज़ें यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल शुरू के अंदर लेटर नहीं, नंबर्स नहीं लेगा। जैसे कि 1 संदीप लिख दूँ मैं तो ये वेरिएबल्स का नेम नहीं होगा, इसको रॉन्ग कर देगा। लेकिन संदीप 1 कर दूँ तो ये सही है, ये वेरिएबल्स का नाम ले सकता है, लेकिन 1 संदीप उसमें वेरिएबल्स का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसका जो नेम है वेरिएबल्स का नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। $साइन, अंडरस्कोर और लेटर 3 से ही शुरू हो सकता है, जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं उन्हीं से शुरू हो सकता है। तो आपको ये चीज़ इसके रिगार्डिंग ध्यान में रखनी है कि इन्हीं में से ये डिफाइन होगा। उसके बाद में
जो आप इसमें वर्ड यूज़ कर रहे हो, सपोज करो कि जैसे मैं ये टाइप कर रहा हूँ, इस तरीके से स्मॉल टाइप किया, डी मैंने बड़ा टाइप कर दिया, और इस तरीके से, और दूसरा मैंने इस तरीके से टाइप कर दिया। तब ये क्या करेगा, दोनों वेरिएबल्स को सेम नहीं मानेगा। कहीं पे भी मैंने थोड़ा सा भी चेंजमेंट कर दिया या छोटा बड़ा कर दिया अक्षर को, तो ये दोनों नाम, हालांकि इन दोनों का अर्थ सेम है संधि, लेकिन इसके अंदर जो वर्ड यूज हो रहे हैं, इसमें कैपिटल यूज़ कर दिया, इसमें स्मॉल यूज़ कर दिया, तो ऐसी कंडीशंस क्या होगी, केस सेंसिटिव होगी। तो ये होती दोनों अलग अलग वेरिएबल्स बन गई। या फिर SAND टाइप किया और बीच में स्पेस दे दिया मैंने, अब बीच में एरर शो कर देगा, लेकिन इसके साथ में अंडरस्कोर मैंने टाइप कर दिया, तब ये सही है। या इसके साथ में मैंने हैज बना दिया, तब ये इसको गलत कर देगा। या इसके साथ में मैंने सिर्फ डॉलर यूज किया, तब ये इसको सही बता देगा। लेकिन उसके साथ में अलग से आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करोगे तो वो क्या कर देगा, एरर शो कर देगा, तो वो नहीं मान्य करेगा। कैन नॉट बी सेम, जावा क्लासेस के लिए पहले से हम उनको अलाउ नहीं करेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नेमिंग, वेरिएबल्स को नेमिंग करते हुए आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास में, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स का स्कोप कहाँ पे, जो आपने वेरिएबल्स क्रिएट किया है तो वो कहाँ पे काम कर सकता है। एक तो हो गया लोकल, एक हो गया होस्ट पे वेरिएबल। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल। जैसे आपने कोई वेरिएबल्स क्रिएट किया तो वो लोकल के अंदर कितने, जैसे कि नॉर्मल क्लास के अंदर ही काम कर रहा है या अलग काम कर रहा है। लोकल वेरिएबल्स को हम पढ़ें तो लोकल वेरिएबल्स क्या काम करता है, लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विथ इन ए मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक एंड देयर स्कोप इज़ लिमिटेड टू दैट ब्लॉक, दे मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर दे आर यूज्ड। तो ये कह रहा है कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं तो उसका स्कोप लिमिटेड होता है, वो ये है नहीं है कि कहीं पे भी यूज़ किया जा सके, कि उसको ओनली जो ब्लॉक होता है वहीं तक वो लिमिट कर सकते हैं। या तो आप उसको किसी मेथड में यूज़ कर रहे हो या किसी कंस्ट्रक्टर में यूज़ कर रहे हो या ब्लॉक में यूज़ कर रहे हो, तो लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है जो डिक्लेयर आप जहाँ पे कर रहे हो वहीं तक उसका स्कोप होता है, वो लिमिटेड होता है। उसकी आपने एक रेंज डिफाइन कर दी तो उसी ब्लॉक तक वो काम करता है। और दे मस्ट बी इनिशियलाइज, उसको क्या किया जा सकता है, इनिशियलाइज करना होता है बिफोर द यूज़ करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है। जैसे एग्जांपल दे दिया, पब्लिक वॉइड एग्जाम्पल मेथड इंटीजर लोकल वेरिएबल 10 = 10 कर दिया, तो ये लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो उसमें वेरिएबल्स की जो वैल्यू है कितनी डिफाइन कर दी, 10 डिफाइन कर दी। तो ये जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी अब इसी रेंज के अंदर काम करेगी वो। जैसे इस ब्लॉक तक इसको डिफाइन कर दिया तो इसके अंदर कोई फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने कोई फंक्शंस यूज़ किया तो उसमें जो वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी शो करेगा, वो 10 शो करेगा। तो इसकी जो रेंज होती है वो फिक्स होगी, इसी रेंज में वो डिफाइन हो जाएगा, तो वो इसी रेंज के अंदर काम करेगा, इस रेंज से वो बाहर काम नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना, जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ जिस मेथड तक यूज़ कर रहे हैं, जिस कंस्ट्रक्टर तक यूज़ कर रहे हैं, जिस ब्लॉक तक यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको इस मेथड तक ही यूज़ कर रहे हैं। लोकल वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया, तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स, यहाँ पे कोई अदर कोड है तो इसका सिर्फ जहाँ पे इंटीजर में डिफाइन कर दिया, तो इस ब्लॉक तक इसकी वैल्यू डिफाइन हो गई, तो अब इस ब्लॉक तक ही ये काम करेगा। जैसे ये पैरेंथेसिस का कंप्लीट होगा तो यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा, वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, फिर वो आगे दूसरी क्लास के अंदर काम नहीं करेगा। उसके बाद में सेकंड हम देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या काम करता है, इंस्टेंस वेरिएबल इसको हम बोल सकते हैं नॉन स्टैटिक फील्ड। जो इंस्टेंट वेरिएबल होता है वो एक नॉन स्टैटिक फील्ड्स भी
बोला जा सकता है, क्योंकि स्टैटिक्स नहीं होता। अभी उसको हम पढ़ेंगे तब पता लगेगा। इंस्टांस वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विद इन ए क्लास। जो इंस्टांस वेरिएबल होता है उसको किस में डिक्लेयर किया जाता है? जो एक क्लास होती है विद इन क्लास ही डिक्लेयर किया जाता है, वो एक इंस्टांस की तरह होता है। इंस्टांस हमने डेटाबेस से समझने की कोशिश की थी कि इंस्टांस क्या होता है? जो स्ट्रक्चर्ड होता है, जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर्ड होता है किसी भी चीज़ का, वो एक इंस्टांस कहलाता है। दे आर इनिशियलाइज्ड विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड। तो इंस्टांस वैल्यू हमें ये समझाती है कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज्ड किया जाता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ में, जब इसको एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज नहीं किया जाता। तो इसको आप समझ सकते हो, जैसे पब्लिक क्लास है माई क्लास, इंटीजर इंस्टांस वेरिएबल, और इंस्टांस वेरिएबल्स को आप इसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे कोई पब्लिक क्लास है माई क्लास की, कोई पब्लिक क्लास होगी माई क्लास की, तो इंटीजर इंस्टांस वेरिएबल्स को आपने इसमें डिफाइन कर दिया। तो ये इंस्टांस वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल यहाँ पे माई क्लास के लिए ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें ये ही डिफाइन कर रहा है कि ये किसी क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जाता है, और इसको इनिशियलाइज किया जाता है विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जो इसकी कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप लेते हो उसी के साथ में इसको इंस्टांस किया जाता है, नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज। और इसको जो इंस्टांस वेरिएबल होता है इसको आप एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात करेंगे क्लास वेरिएबल्स की। क्लास वेरिएबल्स कौन से होते हैं? क्लास वेरिएबल्स आर डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड्स विद इन ए क्लास। जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं वो किसके साथ में डिक्लेयर किए जाते हैं? एक स्टैटिक कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर किए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैटिक कीवर्ड्स के साथ में क्लास में डिक्लेयर किए जाते हैं। दे आर शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। और जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं वो सबके साथ में शेयर किए जाते हैं। जो जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में, सबके साथ में वेरिएबल्स शेयर किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर, दे आर इनिशियलाइज्ड विद इन डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जो क्लास वेरिएबल्स होंगे वो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ में इनिशियलाइज्ड किए जाएंगे। इफ़ नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड, इनको भी एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड नहीं किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, इनको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ ही इनिशियलाइज्ड किया जाएगा और एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड नहीं किया जाएगा। और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक क्लास माई क्लास हमने डिफाइन कर दिया। स्टैटिक इंटीजर कॉलेज का कोड 125 हमने डिफाइन कर दिया। ये क्लास वेरिएबल्स डिफाइन हो गए। तो ये पूरी क्लास के साथ में शेयर किया जाएगा। जो ऑब्जेक्ट्स होगा ऑल ऑब्जेक्ट्स के साथ में ये वैल्यू शेयर की जाएगी। जैसे माई क्लास डिफाइन कर दी, तो इस क्लास के साथ में जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह, जितने भी आगे मेथड्स वगैरह, जो डेटा मेंबर्स वगैरह यूज किए जाएंगे, उन सब के साथ में माई क्लास का वेरिएबल्स यूज किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ हम देखें तो इनपुट एंड आउटपुट इन जावा। जावा के अंदर इनपुट एंड आउटपुट के अंदर किस तरीके से ली जाती है, जैसे कि क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट दे रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। जैसे प्रिंट LN ब्रैकेट से बंद करते हो तो इसका अर्थ होता है टू प्रिंट ए लाइन। आप एक लाइन के साथ में प्रिंट करना चाह रहे हो। इनपुट और आउटपुट के अंदर जावा के अंदर यदि आप ये कमांड यूज़ कर रहे हो प्रिंट लाइन, तो ये एक लाइन के साथ में प्रिंट करता है। प्रिंट सीधा यूज़ कर रहे हो तो प्रिंट विदाउट ए न्यू लाइन्स। यदि LN यूज़ कर रहे हो कहीं पर भी किसी चीज़ को प्रिंट के साथ में, तो वो क्या करेगा, उसको एक नई लाइन में प्रिंट करेगा। और सीधा आप प्रिंट यूज़ कर रहे हो तो जो वैल्यू पहले प्रिंट हो रखी है उसी के आगे क्या कर देगा, उसी वैल्यू को प्रिंट कर देगा विदाउट ए न्यू लाइन। तो आपको ये ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल से मैं इस चीज़ को समझना चाहूँ। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। पब्लिक
क्लास आउटपुट एग्जाम्पल। जैसे कि कोई पब्लिक क्लास आउटपुट एग्जाम्पल आपने लिया और उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये उसकी हेडिंग ले ली, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हमने डिफाइन कर दिए। अब इसके अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग को बंद कर दिया सेमीकोलन के साथ में। उसके बाद में सेकंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सेकंड स्ट्रिंग यूज़ करी, दिस इज़ ऑन द सेम लाइन, बंद कर दिया इसको सेमीकोलन के साथ में। उसके बाद में थर्ड स्ट्रिंग हम थर्ड प्रिंट यूज़ कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन दिस इज़ ऑन द सेम लाइन, और स्ट्रिंग को बंद कर दिया और पहले इसको प्रिंट को बंद किया, फिर उसके बाद में प्रोग्राम जो क्लास है उसको बंद किया। उसके बाद में ये पूरा प्रोग्राम्स हो गया हमारा। अब इसमें फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होगी उसको हम देखते हैं। तो आप इसके अंदर देखोगे तो इसकी जो आउटपुट होगी, सबसे फर्स्ट हम इसमें देखोगे, हमने इसमें अंतर्देश सीखना है कि जैसे प्रिंट लेन हो गए और प्रिंट यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट लेन यूज़ किया, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट यूज़ किया और यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लेन यूज़ किया। प्रिंट लेन क्या करता है कि नई लाइन के अंदर प्रिंट करता है, और प्रिंट क्या करता है सेम लाइन के अंदर उसके आगे प्रिंट कर देता है, और प्रिंट यही आएगा। तो इसके अंदर जैसे आप इसको प्रिंट करोगे, अच्छा इसका यदि आप इसका प्रिंटिंग देखोगे तो पहले इसको इस तरीके से ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद में सेकंड वाले को प्रिंट करेगा। अब ये इसमें क्या करेगा, इसके आगे ही टाइप कर देगा दिस इज़ ऑन द सेम लाइन, ये वाला पूरा लिख देगा। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा प्रिंट लाइन दिस इज़ ऑन द सेम लाइन। तो ये क्या किया कि उसके आगे ही टाइप कर देगा। यदि आप लाइन यूज़ नहीं करोगे तो आगे टाइप कर देगा, अदरवाइज़ यदि लेन यूज़ करोगे तो ये जो बीच वाला स्ट्रिंग का जो वर्ड्स है वो पूरा वैसे का वैसे यहाँ पे तीनों में टाइप कर देगा। तो ये इसका आउटपुट आता है। उसके बाद में फॉर्मेटेड आउटपुट्स, हम फॉर्मेटेड आउटपुट इन जावा किस तरीके से होता है, जैसे यूजिंग सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हो, जैसे एक तो प्रिंट लेन यूज़ कर रहे हो, एक प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हो। तो प्रिंट एफ किसके लिए यूज़ करते हो, जैसे प्रिंट एल लाइन यूज़ किया आपने, सिर्फ प्रिंट यूज़ किया तो वो प्रिंट कर रहा है, उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं है, ना तो लाइन यूज है, ना उसका फॉर्मेट यूज है, ना और कुछ यूज है। यदि एल लाइन यूज़ कर रहे हो तो वो लाइन यूज़ कर रहा है, यदि उसके साथ में प्रिंट के साथ में एफ यूज़ कर रहे हो तो वो उसके फॉर्मेट यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे उसी को बता रहा है। द प्रिंट एफ मेथड अलाउ यू टू फॉर्मेट आउटपुट यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड द विड्थ स्पेसिफायर। तो ये हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिफाइन करता है और उसके साथ में उसकी विड्थ स्पेसिफायर को डिफाइन करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे पब्लिक क्लास ए, उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये प्रोग्राम शुरू कर दिया। डबल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 सेमीकोलंस सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एफ फॉर्मेटेड नंबर्स परसेंटेज 10.2 एफ परसेंटेज एन नंबर। तो ये हमसे फॉर्मेट के अंदर पूछ रहा है, प्रिंट एफ मतलब कि फॉर्मेट पूछ रहा है हमसे कि ये एफ यहाँ पे फ्लोट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 10.2 एफ मतलब कि फ्लोट के 2 अक्षरों तक उसमें पॉइंट की वैल्यू आनी चाहिए। पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 डिजिट ही आने चाहिए, उससे ज़्यादा डिजिट नहीं आने चाहिए। और उससे पहले 10 पॉइंट मतलब कि उससे पहले 10 वैल्यू ही आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये यहाँ तो 3 वैल्यू ही हैं, यदि यहाँ पे 10-15 वैल्यू होती है तो 10 का मतलब कि 10 वैल्यू ही वो काउंट करता है, उससे आगे की वैल्यू काउंट नहीं करता। तो आउटपुट फॉर्मेट आप देखोगे तो ये टोटल आपको पूरी 10 लाइन मिलेगी नीचे वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल 10 लाइन्स हैं कि मतलब कि सिर्फ 10 वैल्यू ही वो काउंट करेगा, उसके अंदर कितनी हो। जैसे यहाँ पे ओनली 6 वैल्यू ही हैं, तो उससे ज़्यादा वैल्यू
होती तो वो 10 वैल्यू ही इसमें काउंट करता। अब पॉइंट 2 का मतलब कि पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 वैल्यू, जैसे 456 है तो ओनली 45 यूज़ किया उसने, और इस तरीके से उसकी वैल्यू को उसने डिफाइन कर दिया। तो ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो प्रिंट ऐप उसके लिए यूज़ करते हैं। और भी अदर फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में यूज़ किया जाता है। यदि आपको, जैसे कि ये तो प्रिंट ऐप यूज़ किया गया था उसके लिए, और यदि आपको स्ट्रिंग को आप फॉर्मेट करना है तो %s यूज़ करोगे स्ट्रिंग को। डेसिमल इंटीजर को फॉर्मेट करना है तो %d यूज़ करोगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को यूज़ करना है तो %f यूज़ करोगे। डेट या टाइम को यूज़ करना है %tf यूज़ करोगे। बूलियन टाइम को यूज़ करना है तो %b यूज़ करोगे। कैरेक्टर के लिए %c यूज़ करोगे। और हेक्साडेसिमल्स के लिए %x, कैपिटल या स्मॉल कोई सा भी हो सकता है। हेक्साडेसिमल्स के लिए लोअर या अपर केस के लिए यूज़ करोगे। तो ये बाकी इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ कर सकते हैं आप इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जावा स्कैनर क्लासेस। कि जावा की स्कैनर क्लासेस को हम देखें तो जावा स्कैनर क्लासेस क्या करती है। जावा स्कैनर क्लासेस अलाउ द यूज़र टू टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल। तो जावा स्कैनर क्लासेस अलाउ करती है यूज़र्स को इनपुट लेने के लिए, कहाँ से, कंसोल से इनपुट लेने के लिए। जावा स्कैनर क्लासेस अलाउ करती है यूज़र्स को इनपुट लेने के लिए, किससे, कंसोल से इनपुट लेने के लिए। इट बिलोंग टू जावा यूटिलिटीज़ पैकेज। और ये किससे बिलोंग करती हैं, जावा की यूटिलिटी पैकेज। मतलब कि आपको जावा स्कैनर क्लासेस का यूज़ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कोई भी प्रोग्राम है वो तो उसके अंदर आपको इनपुट लेनी है तो वो कंसोल से इनपुट लेने के लिए किसका यूज़ करेगा, जावा स्कैनर क्लासेस का यूज़ करेगा। इट इज़ यूज टू रीड द इनपुट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लोट एंड बाइट। तो ये किसका यूज़ करता है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनका यूज़ करता है रीड करने के लिए। तो जावा स्कैनर क्लासेस का जो सिंटेक्स है आप देख सकते हो, जो स्कैनर का सिंटेक्स होता है वो होता है न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन होता है। तो जो स्कैनर का सिंटेक्स होगा, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन होता है। मतलब कि सिस्टम्स की फाइल्स को आपको स्कैन करना है तो उसके लिए सिस्टम डॉट इन यूज़ करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग इन जावा के अंदर टाइप कास्टिंग किस तरीके से की जाती है। अब आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई तो इसको हम या तो पार्ट चलो इसको कर देते हैं आज, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक टाइप कास्टिंग इन जावा किस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट, कन्वर्ट ए डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप इन बोथ वेज, इन मैनुअली या ऑटोमेटिकली, इट इज़ कॉल्ड जावा कास्टिंग्स। तो जावा कास्टिंग के अंदर यूज़ होती है। स्कैनरशिप क्लासेस जो जावा कास्टिंग के अंदर आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हो कि यदि आपको कोई जावा कास्टिंग करनी है तो कोई भी नैरो चीज़ है तो उसकी कास्टिंग करते हुए किस तरीके से आप कास्टिंग कर सकते हो। चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे ये क्लास। टाइप ऑफ कास्टिंग हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। इस वीडियो के अंदर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्कैनर्स वगैरह को हम पूरा उसमें डिटेल से पढ़ लेंगे। इसको हम पार्ट 4 हो चुके हैं, पार्ट 5 में हम डिटेल से पढ़ेंगे जावा स्कैनर क्लासेस को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।